रानू चिड़िया और मिठू तोता गोरी कवि के पास जाते हैं। गोरी, चलो दाना लेने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओ। गोरी बहन, अगर हम एक साथ जाएंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और हमें कोई डर नहीं होगा। तुम जाओ, मैं अकेले ही भोजन लेने जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कवि भी वहाँ से उड़ जाती है। रानू चिड़िया और मिठू तोता घने जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ चनों के बीज मिल जाते हैं। ये बीज मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया बहन, ये गोरी कवि हर रोज कहाँ जाती है? जब देखो उसके पास मीठे मीठे फल होते हैं। जंगल में तो कहीं भी मीठे फल नहीं है, न जाने वो कहाँ से लाती है। जरूर दूसरे जंगल जाती होगी। हाँ मिठू भैया, लेकिन वो हमें कौन सा बताएगी? गोरी कभी तो किसान के खेत में जाती थी। वो अमरूद के पेड़ से दो मीठे मीठे अमरूद तोड़ लेती है और मकई के खेत में जाकर एक मकई का भुट्टा तोड़ लेती है। फिर गोरी कभी इधर उधर देखकर वो मकई का भुट्टा और अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में गोरी कभी को रानू चिड़िया और मिठू तोता मिल जाते हैं। देखो देखो पक्षियों, मैं क्या लाई हूँ, मीठे मीठे फल और मकई का भुट्टा। गौरी, हम तो हर रोज चने के दाने खा खा कर तंग आ गए हैं। आखिर तुम ये अच्छी चीजें कहाँ से ढूंढ कर लाती हो? ये एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया, ये गोरी कहाँ से फल लेकर आती है? हमें तो जंगल से कुछ भी नहीं मिलता। मिठू भैया, हो ना हो जरूर वो इंसानों की बस्ती की ओर जाती होगी। वहाँ से अनाज और फल चुरा कर लाती होगी। चिड़िया बहन, मेरा भी फल खाने को मन कर रहा है। मिठू भैया, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा दाना चोरी के फल से बेहतर होता है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु मिठू तोते को भी वो मीठे फल खाने थे, इसलिए वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, वो गोरी कभी रोज मीठे फल और मकई का दाना खाती है। क्या मिठू, वो ये सब कहाँ से लाती है? हमारे जंगल में तो मीठे फल हैं ही नहीं। कबूतर, इसी बात का तो पता लगाना है। कल सुबह होते ही गोरी का पीछा करेंगे। जब वो मीठे फल खाने के लिए जाएगी तो हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर और मिठू तोता गोरी कवि के घर के पास छुपे बैठे थे। जब गोरी कवि अपने घर से निकलती है तो मिठू तोता और कबूतर भी गोरी कवि का पीछा करने लगते हैं। गोरी कवि हर रोज की तरह किसान के खेत में जाती है। वो किसान के खेत में जाकर सब्जियां खाने लगती है। तो अब पता चला कि ये गोरी की बच्ची हर रोज किसान के खेत से चोरी करती है। चिड़िया ने ठीक ही कहा था कि ये कभी चोर है। फिर गोरी कभी वो सब्जियां खाती है और वहाँ से उड़ती है। गोरी अभी थोड़ा उड़ी ही थी कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाती हुई नीचे गिर जाती है। मिठू तोता और कबूतर जल्दी से गोरी कभी के पास जाते हैं। क्या हुआ गोरी, तुम ऐसे गिर क्यों गई हो? मिठू, मैंने किसान के खेत से सब्जियां खाई और मुझे अब बहुत चक्कर आ रहे हैं। कबूतर और मिठू भैया, जल्दी से मुझे मेरे कालू जी के पास ले चलो। फिर मिठू तोता और कबूतर गोरी कवि को उठाकर उसे घर ले आते हैं। क्या हुआ, मेरी पत्नी को क्या हुआ? पता नहीं कालू, गोरी ने किसान के खेत से सब्जियां खाई थी। गोरी कवि तो बेहोश थी, वो तो आंखें भी नहीं खोल रही थी। कालू, मुझे तो लगता है कि गोरी ने जो सब्जियां खाई हैं उस पर किसान ने दवाई का छिड़काव किया हुआ था। अब तो किसान ही गोरी कवि को बचा सकता है। मिठू, तुम गोरी के पास ही बैठो, मैं और कबूतर किसान से पूछ कर आते हैं। फिर कालू कौवा और कबूतर किसान के पास जाते हैं। किसान किसान, इस कौवे की पत्नी ने आपके खेत से सब्जियां खाई हैं और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या आपने सब्जियों पर दवाई का स्प्रे किया था? हाँ कबूतर, मैंने कल ही कीड़े मारने के लिए स्प्रे किया था। वो कभी तो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी। तभी किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। कौवे और कबूतर, तुम मेरे साथ चलो, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसे कहती हूँ कि वो तुम्हें दवा दे देगी।
फिर कबूतर और कालू कौवा किसान की पत्नी के साथ उसकी बेटी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपनी क्लीनिंग पर बैठी हुई थी। किसान की पत्नी अपनी बेटी से कहती है, बेटी, इस कौवे की पत्नी को बचा लो, उसने दवाई वाली सब्जियां खा ली हैं। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। देखो कौवे, सबसे पहले तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या मालूम किसी ने भोजन कैसी हालत में रखा हो। आप ये शरबत ले जाएं, ये पीने से आपकी पत्नी को उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और कबूतर वो शरबत लेकर घर जाते हैं। कालू कौवा गोरी कौवी के मुंह में शरबत डाल देता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? गौरी, किसान के खेत की सब्जियों में हो तुम। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानो चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानो चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे, ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिट्ठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिट्ठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है, बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना? खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिट्ठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानो चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानो चिड़िया मिट्ठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिट्ठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी, चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी, देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी,
ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गौरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गौरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं, फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ? गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो, हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है, मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गौरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है। वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है? चलो अभी चलते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था, जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई। देखो, यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गौरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए
मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किकी मिला कि नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किकी भी था। मेरा किकी। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किकी की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद कबूतर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को देखती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बुलबुल बहन, क्या हुआ? बताओ हमें। ऐसी भी क्या बात है जो आप कर रही हो बताने के लिए? रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी चिड़िया की मदद करेंगे। चिड़िया के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर इसने वो नीला सेब नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहन, अगर बात नीले सेब की है तो मैं ला कर दूंगा चिड़िया को। मुझे बताओ, वो पेड़ कहाँ है? तुम हमें डरा क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल में 100 पेड़ काटे थे और उनमें से एक नीले सेब का पेड़ भी था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख में कुछ चला गया है। सुबह से मेरी आँख खुल नहीं रही। दिखाओ गोरी। लगता है गोरी, तुम्हारी आँख में किसी जहरीले फूल का रस चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि काली पहाड़ी पर एक हरे रंग का पौधा है। अगर उस फूल का रस तुम्हारी आँख में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। क्या क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली पहाड़ी पर भला कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। भला कौन जा सकता है वहाँ? तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी, मैं ये करूँगी। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है। मैं मरने से पहले गोरी को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सभी पक्षी भी बहुत गमज़दा हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद तू मुझे अपने पास बुला लेना। रानू चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरफ घने पेड़ पौधे हैं। अब मैं उस हरे फूल को कहाँ ढूंढूंगी? अपने दर्द के साथ रानू चिड़िया ने फूल को ढूंढना जारी रखा। आखिरकार रानू चिड़िया को हरे फूल का पौधा मिल जाता है। फिर रानू चिड़िया ने एक फूल तोड़ा और जैसे ही वो उड़ने लगती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ए ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊँ? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और उड़कर सेब के पेड़ पर बैठ गई। रानू चिड़िया ने जल्दी से एक सेब को खा लिया। सेब खाते ही रानू चिड़िया का दर्द उड़नछू हो गया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फूल लेकर वापस चली जाती है। गोरी कवि अभी भी दर्द में चीख रही थी। देखो, चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। फिर बुलबुल ने हरे फूल का रस गोरी की आंख में डाल दिया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
चिड़िया बहन, आपके पेट का दर्द कैसा है? मुझे तो आप अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। फिर रानू चिड़िया उन सबको नीले सेब के पेड़ का बता देती है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठें, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है, मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते यहाँ आ गया, अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी, चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानू, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है।
मुझे तो इस कव्वे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस कव्वे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करें, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था, मुझे तो तभी शक पड़ गया था। मीनू मौसी जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही है। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानू की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले, ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी।
और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया। अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानो चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानो चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है, चील चाची इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं, तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ, 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे, एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कवि कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कवि दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या, डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कवि आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए?
मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ? मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कवि तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है। मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कवि भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कवि को ना पकड़ सके। चील गोरी कवि को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। मोटी चोंच वाले, ये अमरूद कहाँ से लाए हो? बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ मैं ये अमरूद। पका हुआ अमरूद इतनी आसानी से नहीं मिलता। तोते, मगर हमने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो, इस अमरूद का भला क्या करोगे? लाओ हमें दे दो। गोरी कवि के ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पकड़ लेता है और गोरी कवि उसका अमरूद छीन लेती है। मिठू तोता रोता रहता है, मगर कालू कौवा और गोरी कवि मिठू का अमरूद खा जाते हैं। दुष्ट कौवो, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं बहुत मुश्किल से लाया था। मिठू तोता ऐसे ही रोता रहता है, मगर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ज्यादा अमरूद तुमने खा लिया है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। कालू जी, तो फिर चलो किसी और पक्षी का फल छीनते हैं, हमें कौन सा मेहनत से ढूंढ कर लाना है। ऐसे वो दोनों बुरे कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है, वो बुलबुल के पास जाते हैं। चुपचाप ये सेब हमें दे दो, वरना लाठी से मारूंगा। नाना कौवो, मुझे लाठी से न मारना, ले आप ये सेब ही खा लें। बुलबुल अपना सेब देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे तो बहुत जोरों से हंस रहे थे। हा 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 हा। गोरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत डरपोक हैं, हमारा यहाँ गुजर बसर बहुत अच्छा होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का कोई इंतजाम करते हैं, किसी पक्षी का घर लूट लेते हैं। अगर हम ऐसे ही बाहर फिरते रहे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है गोरी, तुम जाकर किसी पक्षी का मजबूत घर ढूंढो, तब तक मैं लाठी तैयार करता हूँ, पक्षियों को डराने में काम आएगी। ऐसे गोरी कवि पक्षियों के घर देखती है। अरे, इस मोटी चोंच वाले का घर तो सड़ी हुई घास का है और कबूतर के घर की भी छत टूटी हुई है। लगता है यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है। तभी गोरी कवि की नजर चिड़िया के घर पर जाती है। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत था। ये घर बढ़िया है और लकड़ी भी मजबूत है। मुझे कालू को बुला कर लाना होगा, शायद किसी बड़ी पक्षी का होगा। फिर गोरी कवि अपने पति कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, एक बड़ा घर मिला है, मगर पक्षी का पता नहीं, ना जाने अंदर कौन सा पक्षी होगा। चाहे जो भी हो गोरी, देखो मैंने लाठी तैयार कर ली है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर वो दोनों कवि चिड़िया के घर के पास जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। छोटी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवों की तो चिड़िया को देखकर हंसी नहीं रुकती। हा 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 हा। गोरी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये है वो बड़ा पक्षी। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से तो मैं खुद ही निपट लेती, खामखा आपको बुलाया। कौवो, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है, अब निकलो यहाँ से। परंतु कौवो, मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परंतु चिड़िया, खरीदने कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे छीन लेते हैं। नहीं नहीं कौवो, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी, मैं तुमसे नहीं डरती, मैंने पूरे 2 साल में बनाया है, तुम भागो यहाँ से। गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसका मार खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लाठी से मारता है। अब भाग यहाँ से, अगर दोबारा मुंह खोला तो तेरी जान ले लूंगी मैं अपना घर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं बड़े पक्षियों को बुला कर आऊंगी। अब जाती है कि दूसरी लाठी मारूं? ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पड़ोसी मिठू के पास जाती है। मिठू तो पहले से ही डरा हुआ था। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत ताकतवर है, उन्होंने आते ही मेरा अमरूद मुझसे छीन लिया।
हाँ चिड़िया, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो दूसरे पक्षियों का दाना छीनकर खा जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई दूसरा घर बना लें। आप ऐसे कौवों से दूर रहें। अगर कबूतर और मिठू भैया हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्ट कौवों का जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हाँ अंकल जी, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब पक्षियों को एक होना होगा। बेटी गुड़िया, तुम छोटी हो और वो कौवे बहुत बड़े। हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है तुम अपना घर फिर से बना लो। कबूतर भैया, मैं छोटी जरूर हूँ मगर उन कौवों से डरी नहीं हूँ। मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया आगे बढ़ जाती है। अब उसे किसी बड़ी पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरता हो। मम्मा, हमारा साथ कौन देगा? इन पड़ोसियों ने तो मना कर दिया है। गुड़िया बेटी, कोई जुल्म इतना बड़ा नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा दे। ये घर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। फिर रानू चिड़िया उल्लुओं के पास जाती है और वो कौवों की सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, वो कौवे हमसे भी नहीं डरेंगे। आप चील के पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। पर उल्लू भैया, चील तो बहुत खतरनाक है। वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? चिड़िया बहन, तुम पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास न जाना। जंगल के बाहर कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है। वहाँ एक चील रहती है। वो बहुत अच्छी है। वो मांस नहीं खाती। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भागी भागी कुएं वाली चील के पास जाती है। चिड़िया सारी बात चील को बताती है। चिड़िया, वो घर तुम्हारा ही है ना? कहीं वो कौवों का तो नहीं है? नहीं नहीं चील दी, वो घर मेरा ही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था मगर उन कौवों ने मुझे लाठी मारकर वहाँ से भगा दिया। वो जंगल के सभी पक्षियों को तंग कर रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर चील चिड़िया के साथ चली जाती है। घर में कौवे तो बहुत सुकून से सो रहे थे। रानू चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू जी, लगता है चिड़िया फिर से आ गई है। गोरी, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। मेरी नींद खराब कर दी। फिर वो कौवे लाठी लेकर बाहर आते हैं मगर उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अपने साथ चील को लेकर आई है। फिर चील कालू कौवे की लाठी छीनकर उसकी खूब पिटाई करती है। गोरी कौवे तो रोने लगती है। चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा पति मर जाएगा। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे, चील को रोक दो। फिर रानू चिड़िया चील को रोक देती है। अगर फिर से मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा तो मैं तुम्हें मार मार कर जान से ही मार दूंगी। नहीं नहीं चील दी, आज से हम मेहनत करके खाएंगे और किसी पक्षी को भी नहीं तंग करेंगे। फिर वो कौवे वहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।